राम राम राधे राधे जय हिंद सभी को। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाली यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। आज हमारी क्लास तीसरी है। पहली में हमने थ्योरी डिस्कस की थी, दूसरे में हमने क्वेश्चंस किए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो भी, और लास्ट में भी किए जाएंगे। बाकी आज हम नंबर्स क्लासिफिकेशन और हमने क्या क्या पढ़ लिया है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे आपको बेसिक पुराना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसमें हमने क्या क्या किया था, देखो, प्राइम, ऑड, होल, इवन, नेचुरल, को प्राइम और ट्विन प्राइम, ये बेसिक हमने निपटा दिया था। नंबर्स की बात करें तो नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ये भी पढ़ेंगे। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इरेशनल और रेशनल। रेशनल में बात करेंगे तो हमारे ट्विन प्राइम, को प्राइम, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, डेसिमल और आपके प्राइम नंबर, ये सब आ जाएंगे। ये सब कैटेगरी आती है जिसमें से हमने ये सब क्लियर कर लिया है। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर और आपके ट्विन प्राइम नंबर, धांसू तरीके से इसके फीते खोल दिए हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर और डेसिमल पे, उसके बाद धीरे 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 पढ़ेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में आता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में कम आता है उस पर कम फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंटीजर पे। आंटीजर पे चलते हैं, चलिए। अब आंटीजर को देखते हैं। आंटीजर क्या होता है? इंटीजर का देखो मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा अंक, यानी जिसमें भी इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, इसमें अधूरा पार्ट ना हो, जिसमें कि कोई डेसिमल पार्ट ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो इंटीजर कहला जाएगा, आंटीजर कहला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 की, 1 में कोई भी अधूरा पार्ट दिख रहा है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, डेसिमल पार्ट दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसे क्या कहेंगे हम, आंटीजर। इंटीजर कह देंगे पूर्णांक, यानी इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, सारे अंक क्या हैं, पूरे अंक हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक, इन्फिनिटी तक। 0 होगा, हाँ जी 0 होगा, 0 पूर्णांक है। अगर हम नेगेटिव में बात करें, -1, -2, -3, डैश 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 इन्फिनिटी, ये सारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं। अच्छा जी, इसमें भी क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए कि भैया पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी एंटीजर, ठीक है जी। नेगेटिव में होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, यानी अगर हम इन्हें उठा लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी। अब 0 की, क्योंकि 0 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है कि 0 ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, 0 ऑड होता है, इवन होता है, इवन होता है। तो यहाँ पे क्या फंसेगा 0 का पेज, 0 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो इधर 0 क्या होगा, 0 इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर होगा, 0 इंटीजर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डेसिमल पे, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो, जो अधूरा पार्ट हो, उसके संग डेसिमल हो, यानी उसमें दशमलव लग रहा हो, उसे क्या कहेंगे हम, डेसिमल। यानी इफ़ अ नंबर हैज़ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, यानी जिस नंबर में कोई अधूरा पार्ट हो उसे क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, जिसमें आधा अधूरा, तो ऐसे ही कुछ इसमें चक्कर होता है आधा अधूरा का। जैसे कि हम बात करें 2.5 की, अब इसमें देखो 2.5 में पॉइंट लग गया, डेसिमल नंबर हो गया। 0.5 क्या दिखा रहा है, ये अधूरा नंबर है, ना ये पूरी तरह से 3 है ना ये पूरी तरह से 2 है, ठीक है। 2.5 बीच में अटक गया, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर। माइनस में बात करें, -3.5, तो माइनस का ये डेसिमल आ गया, दशमलव संख्या हो गई। हम बात करें आपकी 5.0 की, देखो इधर 5 था, हाँ जी 5 था, 5 आए क्वेश्चन में, तो 5 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, पॉइंट नहीं लगा हुआ। लेकिन जहाँ पॉइंट लग गया, ये पॉइंट लग गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या। तो 5 पूछे आपसे तो इंटीजर ठोक देना, और 5.0 पूछे आपसे तो बिना सोचे डेसिमल ठोक देना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट जहाँ डेसिमल लग गया वो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया। 1.8 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, जिसमें भी पॉइंट लग गया, डेसिमल पार्ट हो गया, वो आपका दशमलव संख्या कहलाएगा। अब एक चीज़ होती है बढ़िया सी, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, जिसमें क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट है कि ऑल इंटीजर्स आर डेसिमल
नंबर, डेसिमल नंबर, बट नॉट ऑल डेसिमल्स बट नॉट ऑल डेसिमल्स आर इंटीजर। सर क्या है ये, समझाओ जरा। ऑल इंटीजर्स आर डेसिमल नंबर बट नॉट ऑल डेसिमल्स आर इंटीजर नंबर, यानी कि सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक दशमलव संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी दशमलव संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। एग्जाम्पल से समझ लें, थ्योरी एग्जाम्पल से समझाई जाए। जैसे कि अगर हम देखो 5 की बात करें, 5 क्या है आपका, इंटीजर है। हाँ जी इंटीजर है। हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5.0, दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू सेम आएगी। ये भी 5 है और 5.0 भी क्या है, 5 है। तो जब 5 है, 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं, एक इंटीजर को डेसिमल में लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2.0। हाँ जी लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर जो हैं उनको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर क्या हो गए, डेसिमल हो गए। ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा जी, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, बट नॉट ऑल डेसिमल्स आर इंटीजर। कैसे सर जी, आप कह रहे हो 5.0 5 के बराबर है। हाँ जी बराबर है, लेकिन ऑल नॉट ऑल, साले पूरे, यानी कि पूरे सभी डेसिमल्स इंटीजर नहीं है। साले का क्या मतलब है, साले का मतलब है जैसे अगर हम 5.1 की बात करें तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है। डेसिमल है, हाँ है। इसमें पॉइंट आ रहा है, दशमलव की संख्या आ रही है, अधूरी संख्या है। डेसिमल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। आप 5.0 को 5 लिख सकते हो, लेकिन 5.1 को 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम बात करेंगे आगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ठोके जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हिंदी में समझाएं, और वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से p और q पूर्णांक संख्या है और q नेवर इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि जिस भी संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख दें, जिसमें से p एंड q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और दोनों क्या है, इंटीजर। ये भी वहाँ से इंटीजर है और ये भी वहाँ से क्या है, इंटीजर। सो ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर, जो कि पूर्णांक हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाएंगी। एग्जाम्पल देख लें भाई, बिना एग्जाम्पल के दिमाग में ठुकेगा नहीं। पहला है, जैसे कि अगर हम लिखें -8/7। हाँ जी, -8/7, यानी ये p/q की फॉर्म में है। हाँ जी है। -8 इंटीजर है, हाँ जी है। 7 इंटीजर है, दोनों है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, q 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्लियर। अगर हम बात करें 2/3 की, दोनों p/q की फॉर्म में लिख दिया। ये p हो गया, ये q हो गया, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो परिमेय संख्या हो गई। अब हम बात करें कि भैया 3, अब बताओ 3 क्या रेशनल नंबर है। आप कहोगे सर कहाँ है रेशनल नंबर, ये तो p/q की फॉर्म में है ही नहीं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/1। अगर 3/1 लिख दें तो कोई वैल्यू में चेंज आएगा। 3/1 की वैल्यू क्या होगी, 3, और 3 की वैल्यू तो 3 है ही है। तो 3/1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। p/q की फॉर्म में हो गया, हाँ जी हो गया। p क्या इंटीजर, q क्या इंटीजर, ये भी तड़ाक कंडीशन फुलफिल हो गई। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो गया क्लियर। तो रेशनल नंबर हो गया, हाँ जी हो गया। अब हम बात करें जैसे कि 0.2 की बात कर लें, 0.3 की बात कर लें। इसे हम p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 नीचे लगाएंगे, ये हो गया 3/10। हाँ जी p/q की फॉर्म में हो गया जी। और p और q दोनों इंटीजर हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं है जी, 10 है। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। हम बात करें अगर √4 की, √4 बताओ आप कहोगे सर इसे कैसे चेंज करेंगे p/q फॉर्म में। हाँ जी कर लेंगे। देखो √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं, √4 की वैल्यू होती है 2।
हाँ जी होती है। और जैसे 3 को 3/1 लिखा था, ऐसे ही 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो पी वाई की फॉर्म में हो गया, इंटीजर हो गया, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, टिक मार दो, आगे बढ़ो, रेशनल नंबर परमेय संख्या हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे आपके 1.34 बार। जैसे कोई बार वाली संख्या आ जाए तो वो क्या रेशनल नंबर होगी? हाँ जी रेशनल नंबर होगी। इसे हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, जैसे हमने ये लिखा था, पॉइंट वाली दशमलव संख्या है, डेसिमल संख्या है, रूट वाली संख्या है, ऐसे वाली बार वाली संख्या भी परमेय संख्या रेशनल नंबर होती है। कैसे चेंज करेंगे? चेंज करना भी थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस, हैव अ पेशेंस। बस इतना याद रखें कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। चेंज करना भी बताएंगे। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरमेय संख्या है जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो सारी संख्या क्या होंगी? अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें √3 को हम पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर नहीं, √4 को तो लिख सकते हैं, √4 की वैल्यू होती है 2। √3 को नहीं ठोका जा सकता भैया गुरु, √3 को नहीं ठोका सकता। √3 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर √3 की वैल्यू होती है 1.73 इन्फिनिटी होती है जी। ये सारी संख्या क्या होगी? इरेशनल। √2 की बात करें हम, √2 की वैल्यू, √2 भी इरेशनल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 कुछ इन्फिनिटी तक ऐसे चलती है। ठीक है। हम बात करें √5 की, √5 भी क्या है? इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.236 इन्फिनिटी। ठीक है जी। अगर हम बात करें आपकी जैसे कि पाई की, पाई की वैल्यू क्या होती है? आप सब जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14 इन्फिनिटी तक। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि 22/7 क्या है? 22/7, तो देखो 22/7 पी वाई क्यू की फॉर्म में है। दोनों इंटीजर हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, हाँ जी नहीं है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। पाई की पी वाई क्यू की फॉर्म में है, इंटीजर है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठोक दो रेशनल नंबर। लेकिन अगर वही बात कर लें 3.14 इस तरीके से आ जाए तो आप देखोगे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। एक एक्सपोनेंशियल भी होता है, वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। अगर ये आ जाए तो ये भी याद रखें, इरेशनल नंबर। इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारी वैल्यू इरेशनल नंबर है, ये सारी वैल्यू रेशनल नंबर है। इसे मैं चेंज करना आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज होती है पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, यानी अभी हमने इससे पहले बात की थी 1.34 बार, तो वो हमारा रेशनल नंबर कैसे है उसे समझाता हूँ ढंग से। देखो, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो रिपीट ना हो लेकिन बंद भी ना हो। रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, यानी जो रिपीट हो लेकिन बंद भी ना हो। यानी कि सर समझाएं, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.38235 इन्फिनिटी। अगर ये एग्जांपल लें अगर हम, तो देखो इसमें रिपीट हो रहा है कुछ, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा। 3 के बाद 8, 2, 3, 5, 6, 7 ले लें आगे, तो कुछ भी ले लो जो रिपीट ना हो लेकिन बंद भी ना हो। देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, तो ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जितनी भी होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही इसी का एग्जांपल √2 वाली वैल्यू है। जैसे मैंने बताया था √2, √3, √5, पाई की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू 1.414 इन्फिनिटी तक जाएगी। ये ना रिपीट होगी 1.414, ना रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी, ना ही रुकेगी आगे। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? इरेशनल। तो आपको समझ में आ गया क्या √2 क्यों बोला था इरेशनल? क्यों? क्योंकि वो रिपीट नहीं होती और ना ही रुकती हैं, इसलिए वो क्या होंगी? इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि एग्जांपल लेते हैं सर जी, जो पिछला लिया था वही बताता हूँ। 1.34 बार, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है 1.3434
34 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप देखो रिपीट कर रही है, हाँ जी 34 आप देखोगे रिपीट हो रही है बट नॉट टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रही है, आगे चलती जा रही है, बंद नहीं हो रही है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो कि रिपीट होती हैं और रुकती नहीं हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मैंने रेशनल नंबर क्यों बोला था। अब इसे चेंज करना सिखाता हूँ कि 1.34 जो भी हैं उसको भी 1.34 बार उसे हम PY की फॉर्म में कैसे चेंज करें गुरुजी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। देखो जैसे 1.34, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ छोटे से, 0.3 बार अगर ये आता है, ठीक है, बार आ गया ऊपर, PY की फॉर्म में कैसे चेंज करें? PY की फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है आपकी उसे लिख लेंगे। 3 वैल्यू है आपकी, 3 लिख लिया। जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी 9 नीचे आ जाएंगे। कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, 3/9। एक बार और बताता हूँ कि 0.3 बार है, इसे PY की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? पहले तो ये समझेंगे रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप देख लोगे कि भाई 0.3 का मतलब क्या है, 1.34 के बार का मतलब क्या था, 1.343434। तो इसी का मतलब क्या है, 0.3333333 डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये इसका मतलब है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रही है, हाँ जी, ये दोहराई जा रही है 333 और रुक नहीं रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। कंडीशन फुलफिल तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर जी? अब इस रेशनल नंबर को PY की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देखो 0.3 बार है तो जो वैल्यू है उसे लिख लिया हमने डायरेक्ट, 3 वैल्यू हमारी 3 लिख लिया। जितनी डिजिट पे बार है उतनी 9 नीचे लगा दिए। 1 डिजिट पे बार है तो 1 9 नीचे हमने ठोक दिया, तो 3/9 यानी कि 1/3। अगर हमसे पूछे 0.3 के ऊपर बार की वैल्यू क्या होगी, 1/3, हम PY की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, बार लगा हुआ है तो यानी रिपीट करेगी और रुकेगी नहीं आगे, नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम PY की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि भैया 0.15 पे बार, अब ऐसे कैसे करेंगे? अब इसका तरीका क्या है, 1 डिजिट पे था तो ऐसे कर दिया, 2 डिजिट पे होगा तो कैसे करेंगे? जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू लिख दिया आपने, 15 लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे। कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है? 1 और 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो उतने ही 9 नीचे कर दिए, 9। ठीक है, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। 3 से काटा, 3 पंजे 15 और 3 दिया 9। ठीक है जी, ये PY की फॉर्म में लिख गया, हाँ जी लिख गया। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर दिख गया। PY की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? बार की डिजिट को PY की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? समझ में आ गया आपको? हाँ जी आ गया। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे 0.15, अब हमारा 15 के ऊपर बार नहीं है, अब हमारा क्या है, 5 के ऊपर बार है। तो ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ क्वेश्चन फंसेगा। तो ऐसे कैसे करेंगे? इसका तरीका अलग है, इन दोनों का तरीका सेम था। पहली डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, जितने भी 9 नीचे, जितने भी डिजिट पे बार होगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब 0.155 पे बार है केवल, 1 पे नहीं है। तो ऐसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे जितनी जो भी डिजिट है आपकी उसे लिख लेंगे पूरी। लिख लिया जी, जो भी डिजिट है आपने पूरी लिख ली। जिस डिजिट पे बार नहीं है उसे घटा देंगे। किस डिजिट पे बार नहीं है? आप कहोगे 1 पे बार नहीं है जी, 5 पे बार है। तो जिस डिजिट पे बार नहीं है उसे हम घटा देंगे। 1 पे बार नहीं है, 1 घटा दिया, हाँ जी। जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे। कितने डिजिट पे बार है? 1 डिजिट पे बार है, केवल 5 के ऊपर बार है तो उतने 9 नीचे, 9 आ गया। और जिस डिजिट पे बार नहीं है, जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 नीचे। जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 नीचे। क्लियर हो गया? एक बार और बता दूं, जो वैल्यू आपने वो लिखी, जिस वैल्यू पे जिस डिजिट पे बार नहीं है वो आपने माइनस कर दिया। जिस भी डिजिट पे बार दिया हुआ है उतने 9 नीचे। कितने डिजिट पे बार दिया हुआ है? आप कहोगे 1 डिजिट पे बार दिया हुआ है तो 1 9 नीचे। जितनी भी डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 नीचे। 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 नीचे। क्लियर हो गया जी?
आप कहोगे इसे सॉल्व कर दो, ये 14 आ गया, ये 90 आ गया, 2 से काट देंगे 7 बार, ये आपके 45 बार। क्लियर? ये पी वाई की फॉर्म में चेंज हो गया। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सर जी क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? बताओ, आपने बार देखा, बार देखते ही आप रेशनल नंबर नहीं लगा दोगे, आप सोचोगे, क्योंकि 0.1 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर नहीं है। हमारा रेशनल नंबर की कंडीशन है कि रिपीटिंग हो बट नॉट टर्मिनेटिंग हो। देखो रिपीट तो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.1111111 इन्फिनिटी तक, और लास्ट रेट क्या है? 5। ये इसका मतलब, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 1 रिपीट होगा, लेकिन 5 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब है लास्ट रेट आपकी 5 हो गई। लास्ट रेट 5 हो गई, इसका मतलब क्या है? ये हो गया टर्मिनेट, रुक गया। 5 का लास्ट रेट हमें पता चल गया कि भाई लास्ट रेट की 5 है, लास्ट रेट इसकी 5 है, तो ये टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट हो गया तो वो कंडीशन क्या होगी? रेशनल में ना आएगी ना इरेशनल में आएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में एक कंडीशन कॉमन है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकेगा नहीं, चलती जाएगी वैल्यू। और आपने अब 5 बोल दिया लास्ट में, इसका मतलब क्या है? टर्मिनेट होगी, 5 पे रुक जाएगी। 1 तो इन्फिनिटी तक जाएगा, 5 पे आके रुक जाएगी। इसका मतलब ही कुछ समझ में नहीं आया ना, क्योंकि 1 तो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, और 5 आप बता रहे हो लास्ट रेट उसकी, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन ही गलत है अपने आप में, ठीक है। ओके जी, अगर हमारा ये ऐसी वैल्यू आ जाए कि अब तक तो इधर बार था, पॉइंट के बार था, डिजिट इधर कोई नहीं थी, अगर हमारा इस तरीके से आ जाए 1.15 बार, आप कैसे करेंगे इसे? तो इसे कुछ नहीं, ऐसे करेंगे। 1.15 को लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 + 0.15 बार, हो गया जी। अब 0.15 आप देख रहे हो, ये तो आपने देखा हुआ है, ये रहा। तो इसे ऐसे सॉल्व कर दोगे कि 1 + 0.5 0.15 पे बार, तो 1 को 1 लिखा, ठीक है। बस यही था, आपको तोड़ना है बस इसमें, ये तोड़ दिया तो अब तो सीधे आपने ये सॉल्व कर रखा है। इसे सॉल्व कर देंगे। 0.15 को बार को क्या लिख रखा है हमने? 5/33। हाँ जी, 5/33। 1 + 5/33 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 से कम 33 और 5, 33 और 5 38, 38/33। क्लियर हो गया जी। ये सारी चीज़ें आप कैसे, जो रिपीटिंग है बट नॉट टर्मिनेटिंग है, जिसे रेशनल नंबर बोला जाता है, उसे कैसे हम पी वाई की फॉर्म में चेंज करेंगे, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्या आपका पॉसिबल नहीं है, ये भी समझ में आ गया। इरेशनल नंबर √2 क्यों है, ये समझ में आ गया। 0.3 पे बार, 1.3 पे बार, ये रेशनल नंबर कैसे है, ये समझ में आ गया। 1.34 बार को ऐसे चेंज कर दोगे आप 1.15 बार, सेम आपकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर में, रियल नंबर क्या होता है। हाँ गुरु, अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जैसे हमारे जीवन में भी इंसानों में देखा जाए तो रियल इंसान होते हैं और एक इमेजिनरी इंसान होते हैं। रियल इंसान जैसे आप लोग हो, और इमेजिनरी इंसान क्या होता है? जो ख्यालों में आते हैं, कोई परी, कोई परा, जो भी आते हैं वो इमेजिनरी इंसान होते हैं, ठीक है। रियल और इमेजिनरी ये कॉन्सेप्ट है जो आपके टीचिंग एग्जाम में अभी तक तो फिलहाल पूछा नहीं गया, लेकिन बाई चांस पेपर टफ हो गया, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसे हल्का सा आप कर पाओ, इसलिए टच करते चलते हैं, इसे समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़, रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन से, इक्वेशन से सॉल्व करने पे जो नंबर हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर। जैसे कि जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? जिन्हें हम क्वेश्चन से या फिर इक्वेशन से सॉल्व करके निकालते हैं, इक्वेशन से या फिर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, रियल क्वेश्चंस, उन्हें सॉल्व करके हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं हम दो संख्या हमें इक्वेशन से मिल सकती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे मिल सकती है। 0.5, ठीक है। 3/8, 3/8 क्या हो जाएगा? ये जो भी संख्याएं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन क्या होती है? वो लाइन जिसपे सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हें नंबर लाइन कहते हैं। जैसे 0, 0.5, 1, 1.5, 2, इस तरीके से इधर नेगेटिव, -0.5,
-1 -1.5, ठीक है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है, ये आपको पता ही है। तो अगर हम 0.5 को रिप्रेजेंट करें तो देखो ये रहा 0.5 रिप्रेजेंट हो गया, हाँ जी हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे रियल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 4i इसे रिप्रेजेंट कर दो, तो आप रिप्रेजेंट कर पाओगे इसे? कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे? नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 को रिप्रेजेंट कर दो, तो आप 2 को दिखा दोगे, भैया देखो ये रहा, दिख गया। लेकिन मैं 4i को बोलूँ आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या आप दिखा पाओगे नंबर लाइन पे? नहीं दिखा पाओगे। तो 4i क्या हो गया, इमेजनरी नंबर। बाकी जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप नंबर लाइन पे, या फिर इन्हें क्वेश्चन से, रियल इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हो, उन सब नंबरों को क्या कहेंगे हम, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, -3.11 कुछ भी, ठीक है। वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अब हम बात करते हैं इमेजनरी नंबर। जैसा हमने समझ लिया थोड़ा सा उधर 4i को, इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सकते हो, जिन्हें हम रियल क्वेश्चंस, रियल इक्वेशन से प्राप्त ना कर सकें, उन सब नंबरों को क्या कहेंगे, इमेजनरी नंबर, यानी अवास्तविक संख्या है। और उन्हें हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इमेजनरी, इमेजनरी। जैसे हमने अभी देखा था 4i, देखा था उधर 4i, आई का मतलब क्या है, इमेजनरी नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भैया √4 आप जानते हो, √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की आप वैल्यू बता दोगे सर 2 होती है, ठीक है। वैसे +- 2 होती है, 2 बोल देते हैं जनरली, 2 होती है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि सर जी -4i की वैल्यू बता सकते हो, -4 की, आप कहोगे सर इसकी नहीं बता पाएंगे। 4 की तो बता देंगे, √4 की 2 होती है, +- 2, लेकिन √-4 की वैल्यू नहीं बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे ना, आप कहोगे सर नहीं पता। तो वो सारी संख्याएं जो रूट के अंदर नेगेटिव में होती हैं, वो सारे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव में होते हैं, उन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर। जहाँ रूट में नेगेटिव आ गया वो क्या बन गया, इमेजनरी बन गया, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आई वैल्यू होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रूट में -1 को, ठीक है जी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर इसे स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्लियर जी। i3 की वैल्यू पूछोगे तो क्या हो जाएगी, आप कहोगे i² × i कर दो, ठीक है। i² × i² की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो गई -1 × i, यानी कि -i, ठीक है। i4 की वैल्यू क्या होगी, i4 की वैल्यू, i² की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तो देखो अगर हम -4 है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, √-4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √-1 × 4। कोई चेंज होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, √-4 ही है, ठीक है। अब हमें पता है √4 की वैल्यू क्या है, √4 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, √4 की वैल्यू अगर हम इसे ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √-1 × √4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2 होती है जी। रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आप देखो ये रही, रूट में अगर -1 है, -1 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, i, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, i लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2i, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इन रिप्रेजेंटों को देख के, जहाँ i आ गया वो इमेजनरी नंबर, ठीक है, रूट में। लेकिन अब हम बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे। इनका एक कॉम्बिनेशन भी होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं जनरली, उसे भी टच करके निकलते हैं, क्योंकि वो भी जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन आ जाए तो ठोक के निकले, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो हमने रियल नंबर पढ़ा था, इमेजनरी नंबर पढ़ा था, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ आपका जो वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे आपस में, तो क्या बन के आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ जाएगा। यानी कि अगर हम कहते हैं रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, जो आपका इमेजनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें
उन दोनों को कंबाइन करके एक नंबर बना दें तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें 3 + 2i की, आप कहोगे सर 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है, हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम रियल क्वेश्चन से या फिर रियल इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, तो रियल नंबर हो गया। हाँ जी, हो गया। 2 क्या है, 2 की बात करेंगे तो 2 भी अपने आप में क्या है, रियल नंबर। सेम कंडीशन अप्लाइड। लेकिन आई की बात करेंगे, जहाँ पे हम आई क्या है, आई माने पहले ही बताया, आई माने क्या होता है, इमेजनरी नंबर, यानी इमेजनरी नंबर। तो जो रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन हो, जुड़ाव हो, दोनों संख्याएं, एक संख्या है जिसमें कि रियल नंबर भी हो, इमेजनरी नंबर भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जटिल संख्याएं। ठीक है, अब हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि अगर हम वो संख्या, जिस संख्या के हम फैक्टर करें और फैक्टर करने पे संख्या को, जिस संख्या को फैक्टर कर रहे हैं उस संख्या को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम संख्या के बराबर आना चाहिए। सर जी समझ में नहीं आया क्या कह दिया आपने। इसका मतलब है कि जो भी हम संख्या के फैक्टर कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं किसी भी संख्या के, वो इक्वल हैं किसके, जो नंबर आपसे पूछा गया है, गिवन है, जो नंबर आपसे को गिवन है उसके इक्वल है, तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है, आपने उसके फैक्टर किए तो उस फैक्टर करने के बाद वो नंबर खुद अपने आप में एक फैक्टर होगा। जैसे 28 है तो 28 अपने आप से खुद डिवाइड होगा 28 से। तो अपने आप को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कर दिया जाए तो वो उस नंबर के बराबर होना चाहिए, यानी 28 के। ठीक है, ये तो रहा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से दिमाग में आर पार हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 6 की, 6, इसके सबसे पहले फैक्टर देखो। आप कुछ नहीं देखना, आपको फैक्टर देखना है। फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है वो संख्याएं जो इसे डिवाइड करेंगी। कौन कौन सी संख्याएं जो इसे बिल्कुल छेद देंगी। आप देखो 1 से ये छेदा जाएगा, बिल्कुल जी, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल साफ, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और खुद 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से डिवाइड, कोई भी संख्या अपने आप से डिवाइड होगी उसी को छोड़ना है। यहाँ पे एक्सेप्ट इटसेल्फ का मतलब क्या है, उसी को छोड़ना है, अपने आप को छोड़ना है। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रही है तो 6 को छोड़ दो, 6 को एक्सेप्ट इटसेल्फ, 6 को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी भी जितने फैक्टर हैं उनका क्या करेंगे, सम। 1 + 2 + 3 सम करो भैया, कितना होगा, 1 + 2 + 3 का सम देखोगे आप कितना आएगा, 6। कितना आ रहा है, 6। तो ये बराबर आ रहा है किसके, नंबर के। जो भी आपको नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन था आपका, इस नंबर के बराबर आ रहा है। तो ऐसा नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या हो गया आपका, परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है जी। और कैसा दूसरा नंबर बताओ सर जो परफेक्ट नंबर हो। जैसे हम एग्जांपल ले 28 का, 28 की फैक्टर कर लो आप। सबसे पहले 28 किस किस से छेदा जाएगा, आप कहोगे जी 1 से छेदा जाएगा, 2 से, आप कहोगे 4 से, आप कहोगे 7 से, 14 से, और खुद अपने नंबर से खुद अपना नंबर तो डिवाइड कर ही देगा। 28 को 28 से डिवाइड तो आराम से होएगा ही, कोई भी नंबर। ठीक है, तो हमें किसे छोड़ना है, एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को छोड़ना है। जो 28 नंबर है, गिवन नंबर है, इसे अब इसको 28 से डिवाइड करेगा तो अपने वाले नंबर को छोड़ देना है। जो खुद उसका मिरर इमेज है उसे छोड़ देनी है। उस नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर का सम कर लेंगे, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है, अब इसका सम किसके बराबर आना चाहिए, 28 के बराबर आना चाहिए। जो हमें नंबर गिवन है उसके बराबर आना चाहिए। तो आप देखो 7, 14 और 7 कितना होता है, 21 और 4 2 6 और 1 7, 21 और 7 कितना होगा, 28। आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा आपको, 28 मिलेगा, जो कि किसके बराबर है, नंबर के बराबर है। किसके बराबर है, नंबर के बराबर है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी। एक आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में 496, ठीक है, ये भी क्या होगी, परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसके भी जो सम ऑफ फैक्टर हैं एक्सेप्ट 496, यानी अपने आप को छोड़ के उसका सम करेंगे सारे फैक्टर्स के, इसके जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो 496 के बराबर बैठेगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। तो हमारे पास 6, 28 और 496 सीधे ऑप्शन में आता है। सीधे ऑप्शन में ठोक देंगे,
कि 6 है कि 28 है कि 496 है या नन ऑफ दीज है। ठीक है जी, दोनों क्लियर हो गए। एक छोटी छोटी बात और कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू की। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब हम देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को, यानी जातीय मान और स्थानीय मान को। जैसे एक इंसान की फेस वैल्यू होती है, किसी इंसान को कोई 1000 रुपये उधार देता है तो किसी को 1 लाख रुपये, तो एक फेस की वैल्यू होती है, जो आपका ऊपर फेस होता है उसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही एक नंबर होता है जिसकी एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है। तो ऊपर का क्या मतलब है? ऊपर का मतलब है जैसे कि एक नंबर ले लिया हमने 4632, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान क्या होगा? जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जो फेस दिखाई दे रहा है, वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। ऐसे ही जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही आपकी क्या होगी, फेस वैल्यू। जैसे कि 2 है, 2 की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2। अगर 3 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 3। 6 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान 6। लेकिन अगर 4 का हम जातीय मान पूछें तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4। यानी कि जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, जो आपको फेस दिखाई दे रहा है जिस संख्या का, वही आपका क्या है, जातीय मान है। 2 आपको दिखाई दे रही है तो 2 क्या हो गया, 2 ही उसी का जातीय मान हो गया। 6 का जातीय मान 6 ही हो गया, 4 का जातीय मान 4 हो गया, 3 का जातीय मान 3 हो गया, क्योंकि 3 सामने सामने दिखाई दे रही है। जो फेस दिखाई देता है, जो फेस वैल्यू दिखाई दे रही है, वो क्या हो गई, उसकी जातीय मान। समझ में आ गया आपको फेस वैल्यू अच्छे से? वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम। आपने ये देखा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और आगे। आपने ये स्थानीय मान में थोड़ा सा पढ़ा होगा। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000s, 10,000s, लैक्स और आपका 10 लैक्स। ठीक है जी, यही आपका हिंदी में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। और इंग्लिश में बात करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख और आपका करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे क्या होती है, वैल्यू मूव करती है। ये एक नंबर को हम कितनी बड़ी संख्या होती है इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो अब इसी का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें इसी को 4632, ठीक है, ले लिया। अब हमसे पूछा जाए कि भाई 2 का क्या होगा, स्थानीय मान, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू। तो क्या करेंगे, आपको हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बताया आपको कि 2 क्या है, 2 पहले नंबर पे है, यानी इकाई के अंक पे है, इकाई के अंक पे है। तो जो इकाई के अंक पे, इकाई का मतलब क्या होता है, 1। तो जो भी इकाई के अंक पे होगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का, यानी 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। 2 निकल के आई, 2 × 1 करेंगे, 2 × 1, 2 निकल के आई, 2 क्या होगा, 2 प्लेस वैल्यू होगी किसकी, 2 की। ठीक है, 3 की पूछ ले कि भैया 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू, 3 कौन से डिजिट पे है, कौन सी स्थान पे है, आप ये देखेंगे। आप 3 दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे क्या होता है, दहाई, 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 दहाई माने टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, 10 से गुणा, टेंस का मतलब क्या होता है, 10, 10 माने क्या होता है, 10। ठीक है जी, तो जो भी दूसरे अंक पे होगा यानी दहाई के स्थान पे होगा उसमें कितने गुणा करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, 10 का। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, 3 × 10 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू, 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 30। ठीक है, क्योंकि 3 दूसरे स्थान पे था। अगर हमसे 6 का पूछा जाए, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी गुरुजी, 6 की प्लेस वैल्यू, 6 किसरे स्थान पे है, स्थान देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़ा माने क्या होता है, 100। कहते हैं इतने सैकड़े पे ब्याज पे हम दे रहे हैं पैसे, इतने सैकड़ा ब्याज, इतने सैकड़ा ब्याज, सुना होगा आपने। तो 6 की प्लेस वैल्यू, 6 तीसरे स्थान पे यानी सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़ा का मतलब 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है, यानी 100 के स्थान पे है। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 600। 6 की प्लेस वैल्यू 600, 6 की फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू 6, 6 की प्लेस वैल्यू 600। ठीक है, 6 का जातीय मान 6 होता है और 6 का स्थानीय मान 600 होता है।
अगर हम लास्ट डिजिट 4 की बात कर लें, वे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 कौन से स्थान पे है, सबसे पहले आप देखेंगे 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाले स्थान पे। हज़ार मतलब हज़ार होता है, 1000। तो अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 4 इंटू 1000 यानी 4 गुणा 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4000। कितना आ जाएगा, 4000। तो 4 की जो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो 4000 होगा। आप इससे जो आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, तो इससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। टच करके निकलना है क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता। सीटेट में कभी कभार पूछ लेता है, 4 क्वेश्चन आते हैं सब पूछ लेता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पढ़ाने के लिए तो आता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हमने देखे हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन हम बढ़िया से ठोक के चलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है बताइए। बाकी शेयर टू फूफाज एंड चचे, बाय बाय।